फेब्रुवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसकी अब हम शुरुआत करने वाले हैं। सो ये पहले फर्स्ट और सेकंड वीक का एक तरह से आप कंपाइलेशन मान सकते हैं। इसके पुरानी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी लगभग एक साल पहले से जो है सेशन चल रहे हैं, तो लर्नर्स कंटिन्यूसली इसे देख रहे हैं। तो मैंने भी जो है इसको अभी इसी तरह से आगे बढ़ाने का सोचा है। तो जोग्राफी इन्वायरमेंट आप कभी भी पढ़ लें, अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा करंट में भी अपडेट रहना पड़ेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यदि हम लोग देखें तो एक हेरॉन करके ये बर्ड पक्षी जो है वो न्यूज़ में आया है। सो हेरॉन शब्द क्या होता है, ये बर्ड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब बर्ड हिंदी मीडियम में जैसे हम लोग देखें तो इसे आप एक बगुले की तरह मान सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बर्ड। सो ब्लैक क्राउंड नाइट हेरॉन, अक्सर ज़्यादातर ये नाइट मतलब इन द सेंस यहाँ पर रात्रि में जो एक्टिव रहे एक तरह से। सो मतलब इस न्यूज़ से मैं आपको जो काम की चीज़ है वो ये समझाना चाहता हूँ कि भाई हेरोन जैसे वर्ड को भी आपने को याद रखना है। हालांकि ये पूरा वर्ल्ड में यदि आप जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका साइड अब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अपने को देखने को मिलता है। वेटलैंड जो होते हैं रामसार साइड जनरली हम जो पढ़ते हैं ना, वो एक तरह से इसके एक हैबिटेट है, और ये अपने आप में एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ है। ठीक है, सो हेरॉन शब्द को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। वेडिंग वर्ड करके कई बार पक्षियों का नाम भी आता है, तो वो भी याद रखना। बेडिंग मतलब कई बार हमें नहीं समझ में आता, लेकिन ध्यान रखना है कि जो विचरण कर रहे हो, जो घूम रहे हो, ठीक है। तो जिसमें क्रेन्स हैं, हेरॉन्स हैं, इग्रेट्स हैं, स्टॉक्स हैं, स्पूनबिल्स, इबिसेस, ये सब वर्ड याद रखना, ये पक्षी हैं सब, बर्ड्स। तो आप किसी भी माध्यम के हों, एक बार इसको ज़रा चाहे तो नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में अनअकैडमी पर फाउंडेशन बैच से शुरू हो रहे हैं, और इन सारे बैचेस से आप अपनी पूरी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। जो एक तरह से हम कहें कि कंप्लीट जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक लंबा समय चाहिए होता है, तो वो आपका बेहतर समय है अगले साल के लिए। जो आप यदि प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होगा। सो आप समय से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन में कोड आपको मेरा पता है SGYT10। आपको इसके अलावा कोई भी इन सारे कोर्सेज का अलग सा पेमेंट नहीं देना होता है, समय समय पर आपको वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी मिलते चले जाएंगे। साथ में जो है 50% का जो ऑफ चल रहा है ये 12 बजे के पहले, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ 25 फरवरी को एक सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप टेस्ट हो रहा है। कंपेरेटिवली बहुत बेस्ट टेस्ट होते हैं ये, आप इसके क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको भी एनरोल कर सकते हैं आप लोग। अब ये मेंस का एक थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए मैंने लाया हूँ। ग्रीन रूफ्स, हरे रंग की छत का मतलब यहाँ पर याद रखना कि यहाँ हरे रंग से मेरा मतलब यहाँ पर, या ग्रीन से मतलब यहाँ पर है कि ग्रीन एनर्जी। एनर्जी इट मीन्स दैट कि एक पूरा ग्रीन स्पेस बनाना। यदि शहर अपने छतों पर ग्रीन स्पेस लगाना शुरू कर देंगे, मतलब एक तरह से पेड़ पौधे बनाना शुरू कर देंगे, तो आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे हम क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत बड़ा एक तरह से उसको बचाने का काम कर सकते हैं, क्लाइमेट बदलाव को, जितना भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसको वेजिटेटेड रूट्स भी कह सकते हैं, लिविंग रूफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल रूफ्स हैं उस पर हम मिट्टी वगैरह पेड़ पौधे लगाएं बेसिक, और इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दें, ताकि हम ओवरऑल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। किससे? एक तरह से आप कह सकते हो कि हीट से भी बचा रहे हैं, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज में अब भाई कार्बन उत्सर्जन की जगह हम कार्बन एक तरह से क्या कर रहे हैं, कार्बन को हम कैप्चर कर रहे हैं अब। जी सर, CO2 के फॉर्म में पेड़ पौधे लगाकर। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो एक ग्रीन रूफ्स का एक कॉन्सेप्ट और क्रिएट हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग में क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल यदि हम लोग देखें एनर्जी कॉस्ट वगैरह को बढ़ाएगा, भाई ठंडा रहेगा गर्मियों में, तो उतना ही आप लोग जो है कंपैरेटिवली बिजली का खपत कम करोगे, ये सारी चीज़ें अप्लाइंसेस को चलाने के लिए। सो इस चीज़ को एक थोड़ा सा आप लोग याद रखना। बेसल की एक केस स्टडी भी यदि आप चाहें तो इसकी ऐड कर सकते हैं। बेसल बाय द वे किस देश की कैपिटल है भी कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलो, सो वही तो कैपिटल के नाम पे जो है तो आपको कंट्री भी बतानी है। मतलब बेसिकली कंट्री से सबको बताना है कि बाय द वे एक कन्वेंशन भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं। सो सिटी ऑफ बेसल ने जो है एक सर्वे कराया था, उस समय ये देखा कि करीब करीब ऐसे जगहों पे जहाँ पर कंपेरेटिवली ग्रीन रूफ्स लगे हुए हैं, वो लगभग उस शहर में, मतलब बेसल की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने आया है। सो इसको आप लोग जो है बेसल का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में है भैया, एक शब्द मैं सिखाना चाहता हूँ, आप लोगों ने सबने सी काऊ का नाम सुना होगा, डुगोंग जिसे हम कहते हैं। जी हाँ, तो हमारे भारत में गल्फ़ ऑफ मन्नार के रीजन में डुगोंग मिलती है, सी काऊ ये पता है। लेकिन वैसे ही उसी की कैटेगरी में एक मैनाटीज़ भी होते हैं। मैनाटीज़ क्या होती हैं, तो अपने को याद होना चाहिए, एक सी काऊ की तरह ही ये जो है समुद्र में रहने वाला जो है ये जीव है। तो मैनाटीज़ अपने को पता होना चाहिए कि एक लार्ज एक्वेटिक मैमल है, ठीक है। इसे हम सी काऊ इन्हें भी कहते हैं। इनका जो ग्रुप है वो सिरेनिया ग्रुप से है, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें डुगोंग भी शामिल है। तो कभी डुगोंग से सिरेनिया का कनेक्शन आ सकता है, मैनाटीज से आ सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में, तो थोड़ा सा जो है याद रखना। बड़े सिमिलर होते हैं, बट उनमें जो उनका डिफरेंस देखा जाता है वो उनकी पूंछ में, टेल्स में देखा जा सकता है। ये डुगोंग दिखाई दे रहा है और ये मैनेटी का ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सो एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, जो आप आराम से इनको देख सकते हैं। इसके बाद में ये अमेज़ॉन के रीजन्स में, अफ्रीकन रीजन्स में, कैरेबियन रीजन्स में वहाँ पर पाए जाते हैं। बट इसके डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा आपको शब्द पता होना चाहिए कि भाई मैनाटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। ये डुगोंग आपने देखा होगा, वल्नरेबल स्पीशीज़ है, हमारे भारत में मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं, तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन्स में भी देखने को मिल सकती है। नैनो डीएपी भी चर्चा में रहा है सर, नैनो डीएपी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक यूनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमें पता है, चलो ठीक है। डीएपी का एक तो फुल फॉर्म आदों को नहीं पता होता, तो भैया अच्छे से याद रखें कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है ये। जी हाँ, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ये एक तरह से सोर्स आप कह सकते हो, मतलब जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसमें बहुत मदद मिलेगा हमें। और इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत और 16% फॉस्फोरस, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये भी ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा काम के हैं। सो मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि डीएपी क्या होता है, डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा रहेगी उसमें, ठीक है। बाकी तो एडवांटेज आपको सबको पता है कि प्रोटीन और न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है नॉर्मली अत्यधिक ज़्यादा देखने को मिलता है उन क्रॉप्स में जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाती है। तो ओवरऑल यदि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे किसी चीज़ का, तो हमारे लिए इंपोर्ट का बर्डन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हमें बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को जो है याद रखना। सबसे सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र है यूरिया के बाद भारत में। ये रूट के डेवलपमेंट को, उसके इस्टेब्लिशमेंट में, उसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। इसके बाद में एक वीट ब्लास्ट आया है बीमारी। अब वीट ब्लास्ट में ये होता है कि जो गेहूं दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा इस तरह का ब्लीच आउट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लीचिंग से क्या हो रहा है, ब्लीच आउट क्या हो रहा है, या ब्लास्ट ब्लास्ट वीट ब्लास्ट है क्या एक्चुअल में। तो वीट ब्लास्ट का पहला स्टेटमेंट तो यही मिलेगा आपको, जी सर, कि नॉर्मली धीरे धीरे वीट ब्लास्ट से ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली घटते हुए दिखाई देगा। उसके साथ साथ इसका इफ़ेक्ट ऐसा है कि ये पूरे ऊपर के वीट के हेड्स को ख़राब कर देता है, ईल्ड्स को कम कर देता है, सीड की क्वालिटी भी जो है वो कम कर देता है। तो आने वाले समय में फिर उसमें वही चीज़ दिक्कत होगी। इसके साथ साथ जो है आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले ब्राज़ील में हमें देखा गया था, फिर ये बांग्लादेश वगैरह इन सब क्षेत्रों में फैला। हेल्दी वीट हम इसको कहते हैं, इसका पार्शियल इन्फेक्शन, कंप्लीट इन्फेक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इनको जो है थोड़ा सा आपको याद रखना है, भूलना नहीं। वीट में एटलीस्ट याद रखें कि इससे संबंधित है, क्या होता है वो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़, जैसे कोई ज्वालामुखी दिखाई दे रहा होगा आपको, ज्वालामुखी वाला रीजन है हॉट स्प्रिंग। अब क्या, हीट तो अंदर से आती रहती है, कई बार पानी भी अंदर का गर्म हो गया, मान लो ग्राउंड वाटर, और वहाँ से हाइड्रोथर्मल वेल्स भी निकलते हैं। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रो मतलब पानी, टेम्परेचर लाइक अ हॉट स्प्रिंग वगैरह की तरह, ठीक है। तो इस फवारों को से कभी हाइड्रोथर्मल वेंट वर्ड यूज़ हो जाए कहीं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना वॉल्केनिक रीजन में मिलता है। तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में इन रीजन में लेक रोटोरा, ये अपने को याद रखना है। सो लेक रोटोरा जो है कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, इस चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पता है ना कहाँ है, जी सर। सो यहाँ पर जो है ताउपो वॉल्केनिक जोन के आसपास जो है ये मिलता है, ये न्यूजीलैंड है। ये अपने ऊपर लेक ताउपो मिलेगा, ताउपो के पास में जो है आपको ये वाला लेक दिखाई देगा। तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा भी था उस टाइम कि लेक रोतौरा जो है कई बार न्यूज़ में मेंशन है, तो वो कहाँ है, किस बेल्ट जोन में, एंडीज़ वाले में है कि गरीबल्डी वॉल्केनिक है, ताउपो है, ट्रांस मैक्सिकन, तो ये ताउपो वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ताउपो न्यूजीलैंड में, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ डस्टेड अपोलो क्या है, तो ये भाई बटरफ्लाई, अच्छे से याद रखना।
इतना ही याद कर लोगे तो भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि डस्ट अपोलो सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़, फ्रॉग है, बैट है, वेस्टर्न घाट में स्पीशीज़ मिली, स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई है, क्या है। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, मतलब जो आप कह सकते हो कि एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज लर्निंग सेंटर है ये, जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन बेल्ट है, हिंदू कुश वाला जो रीजन है उस पर ये काम कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इसका स्नो जो है वो मेल्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब ये स्नो मेल्ट होना है तो दिक्कत वाली बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ शुरू होती हैं, नदियों का सोर्स है सर ये। अब नदियों का सोर्स है तो अब नदी का पानी यदि कम हो जाएगा भविष्य में तो वो समस्या वाली बात हो जाएगी सर। इसलिए जो है तो एक एटलीस्ट अपने को याद रखना है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हिमालयन डेवलपमेंट का काम क्या है, इसका मेन काम या मेन उद्देश्य क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य है कि सर अपने आप में ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। रीजनल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, डाइवर्स कंट्रीज़ कम्युनिटीज़ के बीच में जो है उसको बेहतर करना, और ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल उसका डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन देश शामिल है वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके सामने यहाँ लिख दिया है मैंने। अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, इंडिया, नेपाल, ये सब अच्छे से याद रखना है अपने को, ठीक है। काम क्या कर रहा होता है तो मैंने अभी बताया कि ओवरऑल इसका हेडक्वार्टर भी याद कर लो यार, है ना, काठमांडू याद रखना। बाकी तो ओवरऑल प्लानिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, नॉलेज जनरेशन, शेयरिंग, ये वो इन्फॉर्मेशन, ज्ञानबाजी है सब, परेशान मत होना, नॉर्मली याद रखो बस। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब ब्लैक नेक्ड क्रेन का एकमात्र क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लैक नेक्ड क्रेन जो भारत में कोई पूछे आपसे तो याद रखना ये हिमालयन बेल्ट लद्दाख के रीजन में मिलता है, और लद्दाख में जो सोकर है, सोमोरिरी है, स्टारसपुक्सो है, ऐसे जो नाम है लेक्स के, उसके आसपास ही इसका ब्रीडिंग ग्राउंड भी होता है। चाइना के बियॉन्ड यदि कहीं आप देखोगे, चाइना के अलावा यदि कहीं आपको देखने को मिलेगा तो वो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ब्लैक नेक्ड क्रेन को भी अपने को याद रखना है। काली गर्दन वाला क्रेन मतलब नेक, वहाँ गर्दन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो ये चाइना, इंडिया, भूटान, मतलब ये देखो ठंडे क्षेत्रों की बात कर रहा है। इंडिया में भी नॉर्दर्न इंडिया याद रखना, ठीक है। वेटलैंड वाले क्षेत्र में ये तिब्बतन प्लेटू के रीजन में मिल जाएगा। ये नियर थ्रेटेंड है, शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स के, साइट्स मतलब यहाँ कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि किसी भी स्पीशीज़ का ट्रेड वगैरह ना हो, उसके बीच का एक कन्वेंशन है, तो उसकी लिस्ट में भी ये शामिल है, ठीक है, कि मतलब उसका प्रोटेक्शन ये लोग करते हैं। त्रिपुरा में सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई कहाँ पर है, तो एटलीस्ट अपने को याद रहे कि सिपाही जाला वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो त्रिपुरा का है, अच्छे से याद रखना। जी हाँ, यहाँ पर अवसरिका और अमृत सागर 2 नाम के लेक हैं, नहीं मन करे मत पढ़ना, लेकिन त्रिपुरा में है, ये मैच द कॉलम जरूर याद रखना। इसके बाद में भैया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है दिल्ली में शुरू हुआ है फरवरी में, ये अपने को याद रखना है वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट के बारे में। तो ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। एनुअल इवेंट किसके द्वारा या किसका है, तो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का है। 2001 में ये, अब इसमें क्या नाम समझ में क्या आ रहा है तुम्हें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, मतलब ये नो डाउट हम इन्वायरमेंट एस्पेक्ट से देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट से देख सकते हैं, जिसमें हम ओवरऑल क्लाइमेट को बेहतर करना है, क्लाइमेट चेंज को बदलाव करना है, उस सब चीज़ों में उससे रिलेटेड हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल समिट है, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करने का प्रयास कर रहा होता है। टेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरी क्या है, तो ये 1979 में जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, एनर्जी इश्यूज़ वगैरह जो है उनको बेहतर करने के लिए। उसके बाद में जैसे रिसोर्सेज को सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें हम लोग, ठीक है, साथ में संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल, ओवरऑल धारणीय सस्टेनेबिलिटी हो आगे की जनरेशन के लिए, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करें। उसके बाद में किसी चीज़ का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कितना आ सकता है उस चीज़ की अवेयरनेस पहुंचाना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सो टेरी को ज़रूर आप लोग पढ़ें, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कोई भी पूछ सकता है किसका संबंध किससे है, तो एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट से है। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक चीज़ और है कि इंडिया जो है एक अर्थ सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, तो कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ सिस्टम मॉडल किस चीज़ के लिए है, तो इम्प्रूव क्लाइमेट फोरकास्ट, क्लाइमेट वगैरह की स्थिति को चेक करने के लिए, उसके बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए, उन सब चीज़ों के लिए लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, अर्थ सिस्टम का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए।
नेक्स्ट वन है सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कहाँ है भाई, सुनाबेड़ा इज़ इन उड़ीसा। जोंक नदी, तेल ओंग जोंक, जोंक याद है, जोंक मतलब महानदी की ट्रिब्यूटरी। जी सर। तो स्वैम्प डियर वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। सुनाबेड़ा इज़ इन उड़ीसा। कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये अपने को जाना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। जी हाँ, तो महादई रिवर, महादई रिवर, महादई कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट। तो महादई रिवर को याद रखना है। उसके बाद में ओवरऑल वाला जो क्षेत्र है महादई रिवर के बारे में भी कोई पूछ ले तो वेस्टर्न घाट से शुरू होता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके पास, ठीक है, कर्नाटक के रीजन से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद में गुजरात में, सॉरी गोवा में इसे हम मांडवी भी कहते हैं, महानदी को मांडवी, मांडवी जुआरी जो पढ़ते हैं वहाँ पर मांडवी। उसके बाद में वहीं पर नज़दीक में आपको एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है। सो इस चीज़ को याद रखना है अपने को। कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट, दो तीन बातें याद रखनी है इसमें। जो मैंने रिवर बताई हैं आपको, रिवर का जो नाम आप लोग याद रखेंगे वो अच्छे से याद रखना है कि जो रिवर का नाम है वो कहाँ मिलेगा या कहाँ से ओरिजिन हुई है। तो इसमें कन्फ्यूजन के नाम पे ना ये लोग महाराष्ट्र भी बता सकते हैं, तो महाराष्ट्र अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। इसके बाद में जैसे इसके पहले मैंने आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाई थी, यहाँ पर भी इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने को याद रखना है। यस यस यस, जल्दी बताओ। बिल्कुल। तो इसमें अपने को जो भीमगढ़ वाला रीजन है ये कंजर्वेशन रिजर्व से भी संबंधित है। सो इसको अच्छे से याद रखना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इसका डिस्प्यूट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कलसा बंदूरी जो है वो डिस्प्यूट, ये लड़ाई जो हो रही है, ये प्रोजेक्ट जो है कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट कौन से तीन राज्यों के बीच का डिस्प्यूट है सर। तो इस चीज़ को अपने को अच्छे से याद रखना है कि एटलीस्ट वहाँ पास का कर्नाटक है सर, ठीक है, गोवा है सर, और महाराष्ट्र भी वहीं पर आपको नज़दीक में देखने को मिलेगा। अब यहाँ केरला वेरला को जो है मतलब याद रखना कि केरला जो कोई पूछ रहे अपने से कि केरला बीच में है, तो केरला थोड़ा लॉजिकली आप देखोगे तो कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा दूर है ये, ठीक है। खैर यहाँ तक तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। सो कलसा और बंदूरी, इसको नाला प्रोजेक्ट मतलब पूरा ओवरऑल एक बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, तो इसको जो है थोड़ा सा याद रखें। सो महादई रिवर, जी हाँ, अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें। अब थेम्स वेम्स का नाम पता है आपको, थेम्स रिवर जो है वो किसके किनारे है या क्या है, लंदन वगैरह, तो बेसिक रिवर है, इसको आप लोग याद रखें। इसमें बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ में तो है ही, लेकिन जाती कहाँ है ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। तो ये ऊपर इधर आ रही है ना, मतलब इस साइड आ रही है, मतलब नॉर्थ सी है सर, ये नॉर्थ सी, और यहाँ पर एक स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट कौन बताएगा, कोई बताए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्ट्रेट में आपको जो मिलेगी और साथ में एक चैनल भी मिलेगी, तो चलो बता देता हूँ यार, मैं डोवर स्ट्रेट मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है। सो याद रखना, डोवर 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 की जल संधि। तो ये रिवर थेम्स दिखाई दे रही है अपने को, इंग्लिश चैनल इधर है, और यहाँ पर डोवर स्ट्रेट दिखाई देगी, ये नॉर्थ सी हो गया। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट वन इज ब्रोमेशन प्रोसेस क्या होती है। अब होता क्या है कि ठंड आ रही है सर, ठंड में क्या है कि कुछ जीव जो हैं थोड़े से एक्टिव, उनकी एक्टिविटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है। सो ब्रोमेशन शब्द कभी आता है तो एटलीस्ट अपने को याद रखना है कि एक ऐसा पीरियड ऑफ डोरमेंसी, मतलब शांत अवस्था में आ जाते हैं ये लोग, सुस्त हो जाते हैं, एक्टिविटी उसमें स्लो हो जाती है, ठीक है। स्पेशली इन रेप्टाइल्स यदि हम लोग बात करें तो, मतलब जो हाइबरनेशन वगैरह में कैसे चला जाते हैं, सुस्तता जो आ जाती है वैसे। तो अक्सर ये कब होता है, कोल्डर मंथ में, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एंजाइम्स काम करने बंद हो जाएंगे, ज़्यादा यदि तापमान में चले, ज़्यादा कम तापमान में चले गए, तो अपने आप को बचाने के लिए ब्रोमेशन उसमें ये लोग चले जाते हैं ताकि एनर्जी जो है वो कंपेरेटिवली रिस्टोर हो जाए। मतलब टर्टल्स हुए हैं, उसके बाद में स्नेक्स वगैरह, ये सब चीज़ ये नॉर्मली कर रहे होते हैं। बोर टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, बोर है और एक बोरी है, तो बोरी को याद रखना है आपको एमपी में, और बोर को जो है अपने को याद रखना है महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में याद रखना है बोर, और बोरी इज़ इन एमपी, बोरी सतपुड़ा, ऐसे। तो ये एक टाइगर रिजर्व है,
बाकी तो आपको पता है नज़दीक उसके यदि कोई पूछ ले तो नागजीरा नवेगांव नेशनल पार्क है। जी हाँ, करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वहीं पर नज़दीक देखने को मिलेगी। तदोबा उसके साउथ में देखने को मिलेगा, और मेलघाट वेस्टर्न साइड पे मिलेगा। मतलब ये आपने यदि थोड़ा मैप वैप से पढ़ लिया, नेशनल पार्क की सीरीज़ मेरी यूट्यूब फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस में भी देखने को मिल जाएगी आपको अनअकैडमी पे, वहाँ भी देख लिया तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में भैया हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि एक माइग्रेटरी जो स्पीशीज़ होती है ना, मतलब जो प्रवासी पक्षी होते हैं, उनको कंज़र्व करने के लिए हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है। सो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, तो उसकी एक मीटिंग हुई थी, ये COP14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ थी, तो समरकंद में जाना पड़ेगा आपको, ये उज़्बेकिस्तान। तो इसे हम बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो बॉन कन्वेंशन इसीलिए है ताकि हम माइग्रेट, जैसे एक देश से कोई पक्षी आया, अब दूसरे देश में जाएगा तो पता लगे वहाँ उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो फिर क्या होगा। तो उसका माइग्रेशन वगैरह जो है प्रॉपर हो सके और वहाँ पर भी उसका ध्यान रखा जा सके, तो इस चीज़ के लिए हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी अभी जो है वो रिसेंट मीटिंग हुई थी। तो इसमें भी दो अपेंडिक्स बने हुए हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ मिली हुई है। सो उस मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है इस कन्वेंशन के तहत कि कौन सी स्पीशीज़ किस में रखनी है। लेकिन ध्यान रखना, COP14 में इस बार जो बातें हुई थी वो यही हुई थी कि एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़, ये एक रिपोर्ट बनी है। अभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट किसके तहत बनी है, क्या बनी है, तो अपने को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की माइग्रेटरी स्पीशीज़ की एक रिपोर्ट इसके बॉन कन्वेंशन में, ये समरकंद में जो हुआ है उसमें हुई है। ठीक है, इसके बाद में लाइट पोल्यूशन से भी तो एक समस्या हो रही, रात में जो चलने वाले पक्षी हैं उनको। तो लाइट पोल्यूशन भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आर्टिफिशियल लाइटनिंग से, उसके बारे में भी तो अब हम बात करेंगे तमिलनाडु में जो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एरोड रीजन में। तो एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है सर, नाम है थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पेरियार नाम सुनते से मैं तो बोले सर तमिलनाडु की जगह केरला लगा दूँ, क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क तो हमने वहीं पढ़ा है, गलत। ध्यान रखना, आपको याद रखना है तमिलनाडु में है ये थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हिल्स पूछे तो बरगुर हिल्स, बरगुर हिल्स भी पूछ सकता है कहाँ है, तो तमिलनाडु में। लोकेशन देख लो एक बार, समझ लो कहाँ पर है, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो नीलगिरी का पोर्शन है सर, लगभग लगभग नज़दीक वाला एरिया है ये। तो नीचे सत्यमंगलम, ऊपर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटक की है वो यहीं पर है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यदि वो आपसे बोले कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सत्यमंगलम तमिलनाडु का, कावेरी जो है वो कर्नाटक की, ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एटलीस्ट हम याद रख सकते हैं कि इसी के नज़दीक आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रही है। तो पेरियार सुन के इधर पेरियार नीचे यहाँ है, यहाँ मत लगाना, इधर है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। बाकी कावेरी बेसिन का रीजन है वो क्षेत्र आसपास आपको देखने को मिल ही जाएगा। मतलब ये वो बेल्ट है जहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कनेक्ट हो रहा है, नज़दीक वाला क्षेत्र। तो ऐसा एक सवाल भी आ सकता है। आंध्र प्रदेश का होप आइलैंड भी न्यूज़ में है, तो होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में, बे ऑफ बंगाल में, याद रखना इसकी लोकेशन आपको दिखाई देगी। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि कोरिंगा नाम की नदी भी नज़दीक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो गोदावरी से निकली हुई डिस्ट्रीब्यूटरी वाला पार्ट है। सो कोरांगी रिवर, कोरिंगा, कोरिंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप पढ़ते हो यहाँ पर। तो कोरिंगा अच्छे से याद रखना, काकीनाडा वर्ड याद रखना, का संबंध किससे है, होप आइलैंड्स है, बंगाल की खाड़ी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, खैर सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बाकी अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बेस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अनअकैडमी पर आपको हर विषय के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। नए बैच 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। ये कोड मेरा SGYT10 आपको याद रखना है। ये 50% का डिस्काउंट जो है ये लास्ट कुछ ही दिन रह गए, मतलब। सो सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी UPSC की तैयारी को बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ चैंपियनशिप UCSC टेस्ट हो रहा है 25 फरवरी को सुबह 11 बजे और 5 बजे। इसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। इसमें आप स्कॉलरशिप के साथ फ्री गिफ्ट्स भी ले सकते हैं और सबसे बेस्ट अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, सो बाकी कोड मेरा सबको पता है SGYT10। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।